नमस्ते विद्यार्थियों, भगू महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट, इसमें व्यवसायिक अर्थशास्त्र चलती है और लगभग यही बुक बीए और बीएड फर्स्ट ईयर में चलती है। बीए बीएड फर्स्ट ईयर में चलती है। तो आज इनका एक टॉपिक है, हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं कि लागतें क्या होती है। हर बार किसी न किसी रूप में संपूर्ण प्रकार की लागतें जो होती है वो पूछी जाती है। तो आज हम लागतों के बारे में पढ़ रहे हैं कि लागतें कौन कौन सी होती है, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों। इसको पढ़ना और समझना काफ़ी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सभी जो हमारे बुक के जो चैप्टर है उनमें किसी न किसी प्रकार से पूछी जाती है, इनकी हमें आवश्यकता होती है। आप कभी इकोनॉमी पढ़ोगे तो आपको लागतों के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, और वो लागतें कौन कौन सी होती है इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपना आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। तुम्हारे पहली जो हमारी लागत है उस लागत का नाम है विद्यार्थियों लागत। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार लागत होती क्या है। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट है लागत क्या होती है। देखेंगे एक बार, किसी वस्तु के निर्माण में किया गया संपूर्ण व्यय, किसी वस्तु के निर्माण में किया गया संपूर्ण व्यय का जो योग होगा वो योग क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? लागत कहलाता है। अर्थात अगर आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हो तो उस वस्तु का निर्माण करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के खर्चे करने होते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यय करने होते हैं। तो अगर आप उन व्यय को जोड़ देते हो, मैं एक वस्तु की बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों, केवल एक वस्तु के निर्माण में अगर आप कोई खर्चे करते हो और आप अगर उन खर्चों को जोड़ देते हो तो वो जो योग आएगा वो कहलाएगा प्रति इकाई लागत। अर्थात एक वस्तु को बनाने में कितने रुपए आप खर्च किए हैं, उन सभी रुपयों को, उन सभी व्ययों को जब आप जोड़ दोगे, उनका योग कर दोगे, जो निकल के सामने आता है वो कहलाती है प्रति इकाई लागत। अर्थात एक वस्तु की लागत। अगर आप एक वस्तु बना रहे हो तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आप अगर इकाइयों की संख्या बढ़ाते हो, अगर आप ज़्यादा इकाइयाँ बनाते हो तो आपकी लागतें कम होती जाएगी। प्रति इकाई लागत कम होगी, संपूर्ण लागतें कम नहीं होगी, कुल लागत कम नहीं होगी, प्रति इकाई लागत जो होगी वो कम होती जाएगी अगर आप ज़्यादा इकाइयाँ बना रहे हो। वो कैसे कम होगी ये हम इसी में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो लागत क्या होती है? किसी भी वस्तु को बनाने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उन खर्चों का योग ही लागत कहलाता है। अगला हमारे पास दूसरा पॉइंट है हमारे पास विद्यार्थियों, कुल लागत क्या होती है। तो देखेंगे एक बार, पहले हमने एक इकाई ली थी, पहले ने क्या ली थी? एक इकाई ली थी। हम एक इकाई का निर्माण कर रहे थे तो हम उसे लागत कहते थे। तो उसी प्रकार से अगर हम बहुत सारी इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तो हमें उन बहुत सारी इकाइयों का निर्माण करने में, उत्पादन करने में विभिन्न प्रकार के खर्चे करने होते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यय करने होते हैं। तो उन संपूर्ण व्यय का जो योग होगा वो कहलाती है कुल लागतें। देखेंगे एक बार विद्यार्थियों थ्योरी, कुल लागत सभी वस्तुओं की, अर्थात जितनी भी वस्तुएं बना रहे हो, एक प्रकार की वस्तु की बात कर रहे हैं हम, सभी वस्तुओं के उत्पादन पर किए गए खर्चों का संपूर्ण योग, किए गए खर्चों का जो संपूर्ण योग जो होगा वो योग कहलाएगा कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन का सूत्र भी देख लें विद्यार्थियों एक बार। उसका सूत्र है टीसी। टीसी का मतलब होता है विद्यार्थियों टोटल कॉस्ट। यहाँ पर टीसी है, टीसी का मतलब क्या होगा? टोटल कॉस्ट, अर्थात कुल लागत। कुल लागत कैसे निकालेंगे? कुल लागत बराबर TFC प्लस TBC
तो दूसरा क्या है, TVC, अर्थात कुल लागत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट, अर्थात जितनी भी आप किसी वस्तु को बनाने के लिए जो फिक्स लागतें खर्च हो रही है, जो फिक्स कॉस्ट है एक तो वो, और प्लस वेरिएबल कॉस्ट अर्थात परिवर्तनशील जो लागतें हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, अर्थात किसी भी वस्तु के निर्माण करते हो, तो आपको दो प्रकार की लागतें आती है हमारे पास। एक आती है फिक्स कॉस्ट और दूसरी आती है वेरिएबल कॉस्ट, अर्थात एक होता है स्थायी खर्चा और एक होता है परिवर्तनशील खर्चा, जिसे हम व्यय कहते हैं। जब स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय इन दोनों का जोड़ दोगे तो जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी टोटल कॉस्ट, अर्थात कुल लागतें निकल कर आने वाली है। अब ये स्थायी व्यय क्या है, स्थायी लागत वो क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, स्थायी लागत को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट, और परिवर्तनशील लागत को क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले पांचवा और छठा पॉइंट जो होगा हमारा, वो स्थायी लागतें और परिवर्तनशील लागतें भी लिखी है। ठीक है, तो अभी हमें इतना याद रखना है कि जब भी आपको कुल लागत निकालनी है कि कुल लागत क्या है, तो हमें क्या करना है, TC का मतलब है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बराबर TFC टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस TVC अर्थात टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप आपस में जोड़ दोगे तो जो निकल के आने वाली है वो टोटल कॉस्ट निकल के आने वाली है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। सीमांत लागत क्या होती है, सीमांत लागत देखेंगे विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से, यहाँ पर निर्माण भी लिख सकते हैं हम, एक अतिरिक्त इकाई के निर्माण से कुल लागत में जो वृद्धि देखने को मिलती है वो कहलाती है सीमांत लागत। अब ये कैसे होगा देखेंगे विद्यार्थियों एक बार, कि आप कुछ इकाइयों का उत्पादन कर रहे हो, तो उस इकाई जो आपने विभिन्न इकाइयों का निर्माण किया है उसकी लागतें फिक्स हो गई, वो लागतें बन चुकी है। परंतु आप अगर एक और इकाई का निर्माण करते हो तो क्या ये लागतें फिक्स रहेगी, क्या हो जाएगी, उसकी लागतें भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो इकाई आपने बनाई है वो उनमें सम्मिलित हो जाएगी, बनी हुई इकाइयों में सम्मिलित हो जाएगी, तो इसकी लागतें भी बन जाएगी और एक अतिरिक्त इकाई का निर्माण भी हो जाएगा। तो एक अतिरिक्त इकाई का जो आपने निर्माण किया है, इस निर्माण से कुल लागत में वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो एक अतिरिक्त इकाई के निर्माण से कुल लागतों में जो वृद्धि हो रही है, यही कहलाती है सीमांत लागतें। जैसे विद्यार्थियों उदाहरण देके देखता हूं कि मैंने एक वस्तु का निर्माण किया, उस वस्तु का मैंने एक इकाई बनाई और वो वस्तु 10 रुपए की पड़ रही है। एक इकाई कितने की पड़ रही है विद्यार्थियों, किसी वस्तु की 10 रुपए की पड़ रही है। अब मैंने एक और वस्तु बनाई, वो भी 10 रुपए की पड़ी, तो टोटल कितने आ गए, 20 रुपए। अब देखना विद्यार्थियों, अगर मैं एक इकाई का निर्माण और करता हूं तो यहाँ पर दो वस्तुएं बनाई तो उसकी रेट कितनी आई, 20 रुपए आई ना। अगर मैं एक अतिरिक्त इकाई का निर्माण और करता हूं, एक अतिरिक्त इकाई का निर्माण करता हूं, तो इस जगह में क्या देखने को मिलेगा, अर्थात अब क्या हो गया, ये 30 रुपए हो गए ना विद्यार्थियों। तो यहाँ पर एक अतिरिक्त इकाई का निर्माण करने से कुल लागत में जो वृद्धि देखने को मिलती है, पहले मैंने 2 इकाइयों का निर्माण किया था और कुल लागत कितनी थी, 20 रुपए। अब मैं एक अतिरिक्त इकाई अर्थात तीसरी इकाई का निर्माण कर रहा हूं, तो यहाँ पर कुल लागतों में वृद्धि होगी या नहीं होगी, सीधी सी कुल लागतों में कितनी की वृद्धि हो गई है, 10 रुपए की वृद्धि हो गई है। अब कुल लागतें 20 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई है विद्यार्थियों, 30 रुपए हो गई है कुल लागत। तो एक अतिरिक्त इकाई का जब मैंने निर्माण किया है तो यहाँ पर कुल लागत में भी वृद्धि देखने को मिलती है।
तो ये कुल लागत में जो वृद्धि आ रही है वो किसके कारण आ रही है विद्यार्थियों? एक अतिरिक्त इकाई के निर्माण करने से यहाँ पर कुल लागत में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सीमांत लागत कहेंगे। थ्योरी है इसकी परिभाषा सीधी सीधी सी है कि एक अतिरिक्त इकाई के निर्माण से कुल लागतों में जो वृद्धि देखने को मिलती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, फिर से एक बार देख लेंगे हम। यहाँ पर टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट, टीएफसी का मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट, टीवीसी का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अब हम सीमांत लागत जो है उसका सूत्र देख लेते हैं। एमसी अर्थात मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत जो है हमारी वो मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे होगी देखेंगे विद्यार्थी एक बार। पीसी अर्थात टोटल कॉस्ट, इसका पूरा सूत्र देखेंगे। पूरा सूत्र क्या है विद्यार्थियों? टीसी, यहाँ पर छोटा सा n+1 लिखा हुआ है। n का मतलब संख्या, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इकाइयों की संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे टीसी n+1 माइनस टीसी n। ठीक है, ये कह रहा है कि टोटल कॉस्ट जो है इसमें प्लस क्या करेंगे हम? एक इकाई और बना देंगे। एक इकाई अगर हम और बना देते हैं और माइनस कर देते हैं किसमें से? टोटल कॉस्ट की, जो हमारी इकाइयों की जो कॉस्ट है टोटल, अगर उनमें से माइनस कर देते हैं, उनमें से हम घटा देते हैं, तो हमारे पास एक अतिरिक्त इकाई की लागत आ जाएगी। वो लागत क्या कहलाएगी? सीमांत लागत कहलाएगी। इसके कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों, अगर 30 में से, अगर इसको सिंपल करें हम, तो यहाँ 30 इकाइयों में से अगर 30 रुपए जो लागत आई थी उनमें से अगर 20 रुपए पहले वाले हम घटा दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगी? 20 रुपए 10 रुपए निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो 10 रुपए जो है ये एक अतिरिक्त इकाई की लागत है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम। औसत लागत पे चलते हैं कि विद्यार्थियों औसत लागत क्या होती है, तो देखेंगे एक बार। कुल लागत में सभी इकाइयों का भाग देने पर आने वाली लागत, प्रति इकाई लागत औसत लागत कहलाती है। ये कह रहा है कि आपने जितनी भी इकाइयां बनाई हैं उन सभी इकाइयों का जो खर्चा है उसको जोड़ दो, अर्थात टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है ये। ठीक है, आपने जितनी भी इकाइयां बनाई हैं उसको हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। अगर आप संपूर्ण इकाइयों के खर्चों को जोड़ लेते हो तो आपको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा कुल लागत। ठीक है, तो आप अगर संपूर्ण इकाइयों के लागतों को, खर्चे को जोड़ लोगे, कुल लागत आ जाएगी। और अगर कुल लागत में आप किसका भाग दे दोगे? संपूर्ण अगर इकाइयों का भाग दे देते हो तो हमारे पास क्या निकल के आएगी? औसत लागत निकलकर आ जाएगी कि एक इकाई की औसत लागत क्या होगी। कैसे निकालेंगे? कुल लागत जो होगी, कुल लागत में हमें क्या करना है विद्यार्थियों? किसका भाग देना है? इकाइयों का भाग देना है। अर्थात इसका अगर सूत्र देखिए विद्यार्थियों, सूत्र यहाँ पे देख सकते हैं हम। एवरेज कॉस्ट अर्थात औसत लागत को अंग्रेजी में एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो एवरेज कॉस्ट बराबर टीसी। टीसी का मतलब क्या है विद्यार्थियों? कुल लागत। टीसी का मतलब क्या है विद्यार्थियों? कुल लागत। और Q का मतलब क्या है? क्वांटिटी, जिसे क्या कहते हैं? इकाई। अगर हम संपूर्ण इकाई का भाग दे देंगे किसमें? कुल लागत में, तो हमारे पास जो भागफल निकल के आएगा उस भागफल को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? एवरेज कॉस्ट अर्थात औसत लागत कहेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा और मैं बोल रहा हूं। कुल लागत में
सभी इकाइयों का भाग देने पर, कुल लागत में सभी इकाइयों को भाग देने पर आने वाली लागत प्रति इकाई औसत लागत कहलाती है। तो यहाँ पर प्रति इकाई निकलने वाली है, एक इकाई पर औसत लागत क्या आ रही है, ये निकलने वाला है वहां पर। तो इसका सूत्र भी हमने लिख दिया है, एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट अर्थात AC बराबर TC अपॉन Q अर्थात क्वांटिटी, और ऊपर TC का मतलब है कुल लागतें। ठीक है विद्यार्थियों, इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमें बार बार इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। आगे हम पढ़ने वाले विद्यार्थियों स्थायी लागतें। तो देखेंगे स्थायी लागतें क्या होती है। जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो वस्तु का निर्माण करते हैं तो आप किसी कंपनी में एक वस्तु का निर्माण करो या 1 लाख वस्तुओं का निर्माण करो, तो जब हम एक वस्तु से लेकर 1 लाख वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो उनमें से कुछ लागतें ऐसी होती है जो फिक्स रहती है। वो इकाइयों का उत्पादन अगर ज़्यादा करते हो तो नहीं बढ़ती, अगर आप इकाइयों का उत्पादन कम करते हो तो भी वो लागतें नहीं घटती। तो इस प्रकार की जो लागतें होती है वो लागतें कहलाती है स्थायी लागतें। अब ऐसी कौन सी लागतें होती है जो इकाइयों का निर्माण ज़्यादा हो रहा है तो भी नहीं बढ़ती, और इकाई का निर्माण कम हो रहा है तो भी ऐसी लागतें नहीं घटती। ऐसी कौन सी लागतें हैं, जैसे विद्यार्थी को उदाहरण ले लेते हैं हम। चौकीदार की सैलरी। अब आपने अपनी कंपनी में एक चौकीदार लगा रखा है, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। आप अगर उत्पादन जो है ना 1 इकाई का करो तो भी इसकी सैलरी फिक्स है, इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये चौकीदार है। इसकी सैलरी को आप कम ज़्यादा इकाइयों के साथ कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। और आप अगर 1 लाख या 2 लाख इकाइयाँ भी बनाते हो अपनी कंपनी में तो भी इसको सैलरी वही देनी पड़ेगी, इसकी सैलरी फिक्स है। इकाइयों के साथ साथ इसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। अगर इकाइयाँ बढ़ी तो सैलरी बढ़ा दोगे क्या? नहीं बढ़ेगी ना। इकाइयों की संख्या अगर कम कर दोगे तो क्या इसकी सैलरी भी कम कर दोगे क्या? नहीं करेंगे ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्पादन चाहे बढ़े या घटे, उत्पादन में वृद्धि हो या कमी हो, परंतु इसकी सैलरी जो है वो फिक्स रहेगी, अर्थात स्थायी सैलरी रहेगी इसकी। तो इस प्रकार की कई लागतें होती है। तो ऐसी लागतों को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? स्थायी लागतें, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम? फिक्स कॉस्ट। देखेंगे विद्यार्थियों, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे फिक्स कॉस्ट। ठीक है। और भी उदाहरण है, इसके हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बिल्डिंग का किराया, ड्राइवर की सैलरी, प्रबंधकों की सैलरी। तो ये स्थायी रूप से हमें देनी ही पड़ेगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्थायी लागतें कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। इसी प्रकार से हमारा छठा और अंतिम पॉइंट है विद्यार्थियों परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतें कौन सी लागतें होती है विद्यार्थियों? परिवर्तनशील लागतें ऐसी लागतें होती है जो उत्पादन के बढ़ने और घटने के साथ साथ लागतें भी बढ़ती और घटती है। तो ऐसी लागतें जो होगी वो लागतें कहलाती है परिवर्तनशील लागतें। अब वो कौन सी लागतें, कैसी लागतें होगी विद्यार्थी देखेंगे एक बार। जैसे कि लाइट का बिल। अगर आप उत्पादन ज्यादा करते हो तो लाइट का बिल ज्यादा आएगा नहीं आएगा? क्योंकि मशीनें ज्यादा चलेगी। अगर मशीनें ज़्यादा चल रही है, अगर आप उत्पादन ज़्यादा कर रहे हो, मशीनें ज़्यादा चल रही है, तो लागतें बढ़ने वाली है, आपका बिल ज़्यादा आने वाला है। और अगर आप लाइट का उत्पादन अगर कम करते हो तो मशीनें कम चलेगी, तो लाइट का बिल भी कम आने वाला है। तो अर्थात हम सीधे रूप से कह सकते हैं, सामान्य रूप से ऐसी लागतें जो उत्पादन के बढ़ने के साथ तो बढ़ जाती है और उत्पादन के घटने के साथ ऐसी लागतें जो
घट जाती है तो वो लागतें कहलाती है परिवर्तनशील लागतें। ठीक है विद्यार्थियों, स्थायी लागतों में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थायी लागतें स्थायी रहेगी। चाहे आप कितनी इकाइयों का निर्माण करो या किसी भी इकाई का निर्माण मत करो, आपको ये लागतें लगानी पड़ेगी। चौकीदार को सैलरी देनी पड़ेगी, ड्राइवर को सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे उत्पादन पे हो या ना हो। परंतु परिवर्तनशील लागतों में जस्ट स्थायी जो लागतें हैं उसका उल्टा है, फिक्स कॉस्ट का उल्टा है। यहाँ पर अगर उत्पादन बढ़ता है तो लागतें बढ़ जाती है, अर्थात परिवर्तित हो जाती है, और उत्पादन घटता है तो भी लागतें परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी लागतें जो होंगी वो क्या कहलाएगी विद्यार्थियों? परिवर्तनशील लागतें कहलाएगी। परिवर्तनशील लागतों को हम क्या कहेंगे? अंग्रेजी में वेरिएबल कॉस्ट। इसके आगे आप टी लगा देते हो तो क्या हो जाएगी? वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो यहाँ पर हमारे काम में आई थी, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हम इसकी बात करें तो स्थायी लागत को हम क्या कहेंगे?